सो हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल दीवान। और आज आपको पता ही होगा, आज हम आईपीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में इंट्रो दे देता हूं कि जब हम आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में, तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज हम। आज सबसे पहले इस आईपीसी का जनरल मीनिंग देखेंगे, क्या है इसका मीनिंग। और दूसरा, हम इसमें इसका नेचर देखेंगे कि इस लॉ का, इस जो आईपीसी है इसका क्या नेचर है। तो नेचर ऑफ लॉ या नेचर ऑफ एक्ट कह सकते हैं इसको हम, इसके बारे में जानेंगे। और थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर इसके आईपीसी का मीनिंग के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर प्रॉपर, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? ओके। तो सबसे पहले हम जब आईपीसी के बारे में जानते हैं कि अपन क्या जानते हैं इसके बारे में, इसका अच्छा जो सब वेल नोन है इससे आईपीसी के बारे में, सब लोग जो है जनरली क्या बोलते हैं, आईपीसी आईपीसी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। इंडियन पीनल कोड। देखिए, तो अब हम क्या है, एक स्टोरी के तौर पे समझेंगे ये सारी चीजों को, ये आईपीसी क्या है, कैसे है, इन सब चीजों के बारे में यहीं से ही अपन को सारी चीजें, इससे इस नाम से ही हम क्या है इसका आइडिया लगाएंगे कि क्या है ये आईपीसी, इसका क्या है फॉर ड्राफ्ट। ठीक है, तो देखिए इंडियन का क्या मतलब है, इंडियन किसके लिए यूज किया गया है। ये एक्ट जो है जब बनाया गया था, तो उस टाइम पर क्या सोच के बनाया गया था इसे, कि इसका नाम इंडियन पीनल कोड ही रखा उन्होंने। तो देखिए उसके बारे में सोचिए कि इंडियन का मतलब किससे है, इंडिया से। किससे है, इंडिया से। क्योंकि इंडियंस कौन है, जो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के ऊपर तो लॉ एप्लीकेबल करना था ना इनको। तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर लॉ तो था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब बनाया इस लॉ को, तो इन्होंने आईपीसी ही नाम क्यों रखा, उसके बारे में हम थोड़ा जिक्र करेंगे कि इंडिया का क्या मतलब है यहां पर, कि इंडियन से बना इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, इसका एक क्षेत्राधिकार हो गया, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, जुरिस्डिक्शन। इसका जुरिस्डिक्शन बता सकते कि नहीं बता सकते। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में पता चल रहा है कि ये कहां पर अप्लाई होता है, ये जो आईपीसी है वो कहां पर अप्लाई होता है। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी, जो क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी है, उसके बारे में हमें इस वर्ड से पता चलता है। और इसके बारे में कहां पे बताया गया है, तो जब अपन इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, तो चैप्टर फर्स्ट में क्या बता रखा है, इंट्रोडक्शन बता रखा है। और वहां पर बता रखा है कि भाई ये एक्ट जो है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा और कहां पर अप्लाई होगा। और इसी के बारे में जब जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो हमें यहां पर यह भी पता चल जाता है, हमें यहां पर यह भी पता चल जाता है कि जो ये इंडिया वर्ड है, कि भाई जो इंडियन के लिए अप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो कौन कौन सी जगह हैं, जैसे कि पहले तो इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को एक्सेप्टेड माना, मतलब एक्सेप्ट माना जाता था कि एक्सेप्शन में था वो। ठीक है ना, क्योंकि उस पर धारा 370 लगी हुई थी, इस चीज के बारे में हम जानते ही हैं। लेकिन अब उसको हटा दिया है, कौन सा एक्ट आ गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। यही एक्ट आया ना अभी लेटेस्ट। तो इससे क्या हुआ कि इस आर्टिकल से हट गया, इसको विशेषाधिकार खत्म कर दिया। लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये इंडिया के अंदर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, कि केवल इंडिया के लिख देने से ही ये इंडिया में एप्लीकेबल हो रहा है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक बात बताई हुई है, जहां पर लिख रखा है आर्टिकल 1 के अंदर। आर्टिकल 1 में क्या बता रखा है, टेरिटरी के बारे में बता रखा है। टेरिटरी क्या है, टेरिटरी का मतलब क्या है, जमीन से है, क्षेत्राधिकार से है, कि कौन से क्षेत्र पर इंडिया का क्षेत्र क्या है, उसके बारे में आर्टिकल 1 में बताया हुआ है। तो क्या बता रखा है वहां पर, तो वहां पर बता रखा है कि भाई इसका मतलब है यूनियन स्टेट, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो
तो जब ये आईपीसी जब लागू होगा, जब इंप्लीमेंट होगा, तो किस पे होगा? स्टेट्स पे होगा। और इसके अलावा किस पर होगा? यूनियन टेरिटरीज पे भी होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये किस पर अप्लाई हो रहा है? एक तो स्टेट पे अप्लाई हो रहा है और यूनियन टेरिटरीज पर। और किस पर अप्लाई होगा? इसके अलावा ये जो इंडिया के द्वारा एक्वायर की गई, जो जो इंडिया ने एक्वायर करी है, जो भी टेरिटरीज, जो भी एरिया को एक्वायर किया है, जैसे पहले गोवा जो था वो हमारे हमारे कब्जे में नहीं था, उसको एक्वायर नहीं किया था। बाद में उसे क्या किया हमने, गोवा से रिलेटेड एक एक्ट लेके आए। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट किया है ना हमने, उसको अपने भारत के अंदर शामिल कर लिया है, क्योंकि उसमें पहले 370 वाला सिस्टम था। तो अब हमने उसको भी एक्वायर कर लिया है। तो 3 तरह की जो टेरिटरीज हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? यहाँ पर इंडिया कहलाता है, क्योंकि वहां पर लिख रहा है इंडिया, मतलब दैट इज भारत लिख रहा है ना। आर्टिकल 1 अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा हो तो वहां पर ये साफ साफ लिख रखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, ये किसके ऊपर लागू हो रहा है। तो मतलब जितने हमारे पास आज के टाइम पे कितने स्टेट हैं? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9। और एक्वायर स्टेट आज के टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं। ठीक है, तो अब इनके ऊपर ये सब पे क्या अप्लाई हो रहा है? आईपीसी अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपको? मैंने पूछा भी था तो लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, स्टूडेंट्स ने कुछ बताया नहीं कि विजिबल है। ओके ओके। तो अभी विजिबल है बोर्ड? यस मैम, थैंक यू। तो अभी हमने क्या क्या चीज देख ली यहाँ पर? हमें इंडियन से क्या पता चला? इसके एप्लीकेशन के बारे में पता चला कि ये आईपीसी जो है वो किस किस चीज के ऊपर लागू है। तो मैंने बताया जैसे कि स्टेट्स के ऊपर लागू है, यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि इंडिया का मतलब क्या बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में? जो आर्टिकल 1 है वो कहता है दैट इज भारत। तो भारत का क्या एरिया होगा, कौन सी टेरिटरी होगी, उसके बारे में आर्टिकल 1 में बता रखा था। तो इससे हमें क्या पता चला? इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में कि कहां पर ये अप्लाई हो रहा है। क्या चीज अप्लाई हो रही है? ये कोड, मतलब ये एक्ट जो है ये अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये एप्लीकेबिलिटी के बारे में पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी बातें? आपको ये चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अभी हमको क्या पता चला? एप्लीकेशन के बारे में पता चल गया इंडियन से। ठीक है, तो ये किस पर लागू हो रहा है? इंडियन सिटीजन्स के ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है, ये एक्ट किस पर लागू हो रहा है? इंडियन सिटीजन्स पर लागू हो रहा है। लेकिन आप ये सोचोगे कि भाई यहां पर तो एनी पर्सन भी लिखा हुआ है। इस एक्ट के अंदर लिख रखा है कि एनी पर्सन, मतलब किसी सब पे लागू है। तो फॉरेनर्स जो होंगे, अगर फॉरेनर ने किसी ने क्राइम कर दिया तो क्या उसके ऊपर लागू नहीं होगा ये? क्या ये फॉरेनर्स के ऊपर लागू नहीं होगा? तो साहब फॉरेनर्स पे लागू तब होगा जब वो व्यक्ति क्या करेगा, हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा, है ना, या उसने किसी तरीके का एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो, या हमारे यहाँ की जो इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, उसको किसी तरीके का उस पर कोई कॉज ऑफ एक्शन किया हो, तभी तो एप्लीकेबल होगा। नहीं तो फॉरेनर पर तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरेनर पर तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा इंडिया का कोई ना कोई उससे लिंक हो, तभी वो अपराध माना जा सकता है। क्योंकि या तो उस फॉरेनर ने हमारे यहाँ के सिटीजन के साथ कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, सपोज करो उसने मर्डर कर दिया फॉरेनर ने, तो तब ये आईपीसी अप्लाई होगा। तो इसका मतलब यहां पर इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी एनी पर्सन से क्या मतलब है यहां पर।
अब यहां पर देख लेते हैं एक वर्ड और, पेनल का मतलब क्या है। पेनल को आप जनरली अगर देखें तो इसका क्या मतलब समझते हैं अपन, पनिशमेंट से। पेनल मतलब क्या होता है, पनिश ही तो होता है ना, पनिशमेंट करना, यही है ना, ठीक है। तो पनिश का क्या मतलब है यहां पर, देखिए पनिश किसको किया जाएगा, क्या किसी भी व्यक्ति को जो इंडिया के अंदर जो रह रहे हैं या कोई फॉरेनर है, क्या किसी को भी पनिश किया जा सकता है इस चीज को लेकर के, किसी को भी किया जा सकता है क्या। तो उसके लिए उसको कोई एक्ट, कोई ओमिशन, कोई तरीके का कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कोई ऑफेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा, कोई ऑफेंस करना पड़ेगा, जब ही उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ऑफेंस के बारे में इस आईपीसी में सेक्शन 40 में बता रखा है, ठीक है। लेकिन ऑफेंस को डिफाइन नहीं कर रखा कि ऑफेंस होगा क्या। देखो, तो जब ऑफेंस को डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस बता रखे कहां अप्लाई होगा, क्या ऑफेंस होंगे, बस इतना बता रखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को, ऑफेंस को कहीं पर एज सच इसको आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन सेक्शन 40 में इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो अब हम पहले ऑफेंस के बारे में समझ लेते हैं, ये ऑफेंस है क्या। तो आप जनरली देखते होंगे कि जैसे मान लो ये ऑफेंस है, तो ऑफेंस के लिए दो एलिमेंट्स का बहुत जरूरी है होना। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो, एक तो होता है एक्ट करना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं अगर सामान्य भाषा में कहें तो टू डू, और एक होता है ओमिशन। ये तो लीगल टर्म हो गई अपनी, एक्ट और ओमिशन तो, ठीक है। और इस ओमिशन को क्या बोल सकते हैं हम, नॉट टू डू, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, कुछ रिप्लाई तो किया करो, थोड़ा इंटरेक्टिव तो होना चाहिए ना। आपको सुनाई दे रहा है, हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है।